भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अनिल जैन जी और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट माहौर वैश्य समाज श्री प्रदीप गुप्ता जी और जिन्होंने हाल में ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता स्वीकार की है श्री रणजीत सिंह जी। और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि मैं रणजीत सिंह जी के परिवार से बहुत पहले से परिचित हूं और उनके पिताजी बिहार की एक मानी जानी हस्ती रहे और कोऑपरेटिव सेक्टर की एक मानी जानी हस्ती रणजीत सिंह जी के पिताजी रहे हैं। और जब उनका निधन हुआ मैं स्वयं उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था और आज जब डॉक्टर एस.सी.एल. गुप्ता जी ने उनसे हमारी भेंट कराई है और उन्होंने सहर्ष ये कहा है कि पिछली बार तो मैं चुनाव लड़ा था, 16,000 मत उन्हें प्राप्त हुए थे, लेकिन देश की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने यह फैसला किया है कि अब वह समय आ गया है कि अब कांग्रेस पार्टी इस हिंदुस्तान से जानी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए। इसलिए श्री रणजीत सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का फैसला किया है। उनका सचमुच मैं उन्हें अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और राजनीतिक क्षेत्र में कभी छोटे मन से काम नहीं करना चाहिए बल्कि बड़े मन से काम करना चाहिए, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता है और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इस सच्चाई को भी हम सभी को अच्छी तरह समझना चाहिए। ऐसे श्री रणजीत सिंह जी और साथ ही हमारे श्री विनोद नारायण जी झा, ये विधायक हैं बिहार के, और विनोद नारायण जी झा एक बहुत ही तेज तर्रार एक ऐसे नेता हमारे बिहार के हैं, वो भी यहां मौजूद हैं। और हमारे प्रत्याशी यहां के डॉक्टर एस.सी.एल. जी गुप्ता का परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, जैसा गुप्ता जी ने बतलाया कि इसके पहले भी 2 बार भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में इस स्थान पर मैं आ चुका हूं। तीसरी बार आज इसी स्थान पर डॉक्टर एस.सी.एल. गुप्ता जी के समर्थन में एक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि इसके पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मिजोरम की सभाओं को मैंने संबोधित किया है, लेकिन अब तक दिल्ली की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं किया है। कल दिल्ली के सारे डॉक्टर्स की एक रैली थी, उसमें थोड़ी देर में जरूर बोला था, लेकिन किसी प्रत्याशी की सार्वजनिक सभा को यदि मैं पहली बार दिल्ली में संबोधित कर रहा हूं तो डॉक्टर एस.सी.एल. गुप्ता की सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहा हूं। और आपके मस्तिष्क में यह सवाल खड़ा होता होगा कि आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद पहली सार्वजनिक सभा डॉक्टर एस.सी.एल. गुप्ता की ही संबोधित करने का फैसला आपने क्यों किया है? तो बहनों भाइयों, इसलिए किया है कि मैं डॉक्टर एस.सी.एल. गुप्ता को अच्छी तरह जानता हूं। चिकित्सक के रूप में जो वह काम करते हैं, कैसे वह चिकित्सक हैं, इसके बारे में आप भी जानते हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं डॉक्टर एस.सी.एल. गुप्ता के बारे में, 5 वर्षों तक लगातार विधायक के रूप में काम करते हुए कोई यह कह सकता है कि डॉक्टर एस.सी.एल. गुप्ता ने यह काम नहीं किया, यह काम किया। इनके कामकाज को लेकर तो बहस हो सकती है, लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि इन 5 वर्षों के कार्यकाल में हमारे डॉक्टर एस.सी.एल. गुप्ता के दामन पर भ्रष्टाचार की कोई दाग लगी हुई है। मैं देखता हूं कि आज के युग में और विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार तो कुछ राजनीतिक पार्टियों का आभूषण बन चुका है। और मैं ये कहूं कि सचमुच कांग्रेस पार्टी का आभूषण यदि कोई पूछे कि क्या है तो मैं कहूंगा कि भ्रष्टाचार है। और यह कहने को मैं मजबूर इसलिए हो रहा हूं क्योंकि इस आजाद भारत में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, हर सरकार पर कोई न कोई भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा है। और इस बार जो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार बनी है,
तो मैं समझता हूं कि जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं सबको यदि मिला दिया जाए तो लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के भ्रष्टाचार के आरोप किसी सरकार पर 5 वर्ष के अंदर लगे। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। इसके पहले भी बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों की सरकारों पर लग चुके हैं। बोफोर्स कांड आपने सुना होगा, पनडुब्बी कांड सुना होगा, चीनी कांड सुना होगा, कई ऐसे। लेकिन मैंने कहा कि भ्रष्टाचार कांग्रेस पार्टी का आभूषण बन चुका है, तो आप ये सवाल हमसे पूछेंगे। लाल बहादुर शास्त्री के काल की बात मैं नहीं करूंगा। लाल बहादुर शास्त्री को मैं यह मानता हूं कि सामान्य परिवार की मां की कोख से पैदा हुए लाल बहादुर शास्त्री भारत को समझते थे कि भारत कहां रहता है, भारत का चरित्र क्या है, इस सच्चाई को समझते थे। भारत को हम महान भारत कैसे बना सकते हैं, कांग्रेस के होते हुए भी लाल बहादुर शास्त्री समझते थे। और इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री ने भारत की किसानों के संबंध में, भारत के जवानों के संबंध में एक नारा दिया था, जय जवान और जय किसान। वह लाल बहादुर शास्त्री समझते थे कि इस देश की सबसे बड़ी जनसंख्या जो एक पेशे में लगी हुई है वह किसानों की है। किसानों की क्रय क्षमता बढ़ जाएगी, खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी, तो अपने आप व्यापारी का व्यापार चलने लगेगा, दुकानदार की दुकानदारी चलने लगेगी, डॉक्टर की डॉक्टरी चलने लगेगी, मास्टर की मास्टरी चलने लगेगी और वकील की वकालत भी चलने लगेगी। अपने आप सारा हिंदुस्तान चलने लगेगा। इसीलिए जय किसान का नारा दिया था। लेकिन इसके पहले जय जवान का नारा दिया था। सबसे किसी भी राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है लोगों की जान माल की सुरक्षा की गारंटी देना, और केंद्रीय सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी देशवासियों को देना। इसीलिए जय जवान और जय किसान का नारा उन्होंने दिया था। उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा था। और साथ ही दूसरी सरकार का भी मैं नाम लेना चाहता हूं। 6 वर्षों तक इस देश में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार रही है। बहनों भाइयों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि अटल जी अथवा उनके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य पर कभी भी 6 वर्षों के कार्यकाल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग सीना ठोक कर ये जनता के बीच कैसे खड़े होते हैं। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी भ्रष्टाचारी हैं। मैं केवल दिल्ली का उदाहरण देना चाहूंगा। सारे देश में जो इन लोगों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं उसकी मैं विस्तार में जाकर चर्चा नहीं करूंगा। आपने देखा होगा लोकायुक्त ने अपनी एक रिपोर्ट में यह संस्तुति दी थी कि यहां के जो कांग्रेस सरकार के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं उनको तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार के लोकपाल और लोकायुक्त की मांग तो अन्ना हजारे साहब कर रहे थे। उस लोकायुक्त ने कहा, और यहां के मुख्यमंत्री शीला जी ने जाकर राष्ट्रपति महोदय से मिलकर यह अनुरोध किया था कि उनको नहीं हटाया जाना चाहिए। शीला जी, सोनिया जी, लोकतंत्र बिना लोक लाज के नहीं चल सकता है। समाज जीवन में, व्यक्ति जीवन में लोक लाज और लोकाचार का बहुत बड़ा महत्व होता है। बिना लोक लाज के परिवार नहीं चल सकता, तो बिना लोक लाज के देश कैसे चलेगा। बहनों भाइयों, परिवार बिना लोक लाज के नहीं चल सकता। आपने देखा होगा लोक लाज का ही कारण था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए एक व्यक्ति के द्वारा सीता के ऊपर उंगली उठाने के कारण ही अपने प्राणों से प्यारी सीता को भी अग्नि परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया था। शीला जी, भारत की यह परंपरा है, इस परंपरा को आपको समझना चाहिए। तुरंत ये शीला जी को फैसला करना चाहिए था कि लोकायुक्त ने इतने गंभीर आरोप लगाए हैं और राष्ट्रपति से उन्होंने अनुरोध किया है कि इस मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाए, तो कम से कम आपको कुछ समय के लिए मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए था। जब वह आरोप मुक्त हो जाते, उन्हें मंत्रिमंडल में आप शामिल कर लेते, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होती है। पहली बार ऐसा हुआ है केंद्रीय सरकार के मंत्रिमंडल के लोग पहले 1000, लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे।
अब लाखों करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल का कैबिनेट मंत्री जेल में जा रहा है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री और उस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी अपना सीना ठोक कर जनता के बीच बोलती हैं। बहनों भाइयों, क्या इस देश में लोक लाज नहीं रह गया है? डॉक्टर यशपाल गुप्ता से किसी की नाराजगी हो सकती है, वह कह सकता है कि इन्होंने मुझे नहीं सुना, नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन आप यदि जिंदगी जी रहे हैं तो केवल डॉक्टर यशपाल गुप्ता के लिए नहीं जी रहे हैं। आप जिंदगी जी रहे हैं तो इस देश के लिए जिंदगी जी रहे हैं। डॉक्टर यशपाल गुप्ता से भी बड़ा यदि कोई है तो वह देश है। 15 वर्षों तक दिल्ली में लगातार एक ही पार्टी की सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी की। केंद्र में भी लगातार 10 वर्षों से कांग्रेस पार्टी की सरकार। मैं मान लेता केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार होती, दिल्ली में दूसरे कांग्रेस की सरकार होती, तो मैं मान लेता कि केंद्र की सरकार दिल्ली की सरकार को सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए यहां के मुख्यमंत्री को काम करने में कठिनाई हो रही है। लेकिन दोनों स्थानों पर एक ही सरकार होने के बावजूद माताओं बहनों की इज्जत और असमत इसी दिल्ली की धरती पर लूटी जा रही है। उसके बाद भी ये लोग वोट मांग रहे हैं आपसे। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं इसका जवाब कांग्रेस के दोस्तों के द्वारा दिया जाना चाहिए। और मैं मीडिया के मित्रों से भी कहूंगा कि जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो लिखा जाना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कहीं बोलता हूं बहुत सोच समझकर मैं बोलता हूं। मैं कोई बात ऐसी नहीं बोलना चाहता जो किसी को पीड़ा पहुंचाने वाली कोई बात तो नहीं बोलना चाहता, किसी को बदनाम करने के लिए मैं नहीं बोलना चाहता। और मैं ये कभी नहीं चाहता हूं जनता की आंखों में धूल झोंक कर मैं उनका वोट हासिल करूं। बहनों भाइयों, यदि राजनीति करेंगे हम जीवन में तो जनता के आंखों में धूल झोंक कर राजनीति नहीं करेंगे, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करेंगे। इसी प्रकार के राजनीति की सार्थकता मनुष्य के जीवन में होती है। क्या हो रहा है देश में? अजीबोगरीबी स्थिति पैदा हो गई है। 10 वर्ष से महंगाई नहीं रुक रही है। 6 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी सरकार चलाई थी। कौन इस सच्चाई को नकारेगा? क्या आजाद भारत के इतिहास में लगातार 6 वर्षों तक महंगाई को पूरी तरह से बांधे रखने में भी किसी भारत माता के सपूत ने सफलता प्राप्त की तो भारत माता के सपूत का अटल बिहारी वाजपेयी। कौन इस सच्चाई को नकारेगा? सारी परिस्थितियां प्रतिकूल थीं। दुनिया के सारे देशों ने भारत को आर्थिक मदद देनी बंद कर दी थी, फिर भी महंगाई को नहीं बढ़ने दिया। आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं विदेशों से पैसा नहीं आ रहा है, विदेशी पूंजी निवेश नहीं हो रहा है। भारत जहां पर जन संसाधन की कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, क्या इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया के दूसरे देशों के धन दौलत पर निर्भर करेगी? भारत को कंगाले बना देना चाहते हैं। मैं सारे यहां पर पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी हैं उनसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उस पर गंभीरता पूर्वक आप विचार कीजिए। विचार करने के बाद आप फैसला कीजिए। हम केवल पार्टी का होने के नाते डॉक्टर यशपाल गुप्ता के लिए वोट मांगने नहीं आए। देश गंभीर संकट से के दौर से गुजर रहा है। बहनों भाइयों, बचा लीजिए। और मैं हृदय की गहराइयों से आपसे मैं अपील कर रहा हूं, कहां ले जाना चाहते हैं देश को? मर्यादाएं टूट रही हैं। सोनिया जी कभी कहती हैं भारतीय जनता पार्टी जहरीली है, राहुल जी कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चोर है। हिंदुस्तान के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा जाएगा। क्या ऐसे ही लोगों के द्वारा भारत जैसे देश का नेतृत्व संभाला जाएगा? ये लोग देश का नेतृत्व करेंगे। बहनों भाइयों, लोकाचार और लोकतंत्र दोनों के लिए अशुभ होता है जब मर्यादाएं टूटने लगती हैं। मर्यादाएं नहीं टूटनी चाहिए।
राम और रावण दोनों में अंतर केवल इतना ही था, राम से रावण ज्यादा धनवान भी था, सोने की लंका थी, बलवान भी था, मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, ज्ञानवान भी था। रावण से बड़ा प्रकांड विद्वान कोई उस समय नहीं था, पूरी सृष्टि में विद्वान नहीं था। लेकिन पूजा रावण की नहीं होती है, पूजा यदि होती है तो मर्यादाओं का पालन करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा होती है। सोनिया जी, प्राचीन भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर पढ़ने की कोशिश कीजिए, भारत को समझिए। जो भारत को नहीं समझेगा, भारत का नेतृत्व सही तरीके से नहीं कर सकता। भारत के चरित्र को समझिए, कहां देश को ले जाना चाहते हैं आप। हो क्या गया है कांग्रेस पार्टी को, मुझे समझ में नहीं आता। रामदेव जी को पकड़ते हैं, 5 मंत्री उनको अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट जाते हैं, और 2 दिन के बाद जब उनका कार्यक्रम चल रहा होता तो रात को 2 बजे पहुंचकर पुलिस जो है लोगों के ऊपर लाठी चलाती है, एक महिला की मृत्यु हो जाती। अन्ना हजारे को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करते हैं, फिर उनको जनता का दबाव बढ़ता है तो उनको अनशन करने की इजाजत देते हैं। फिर 15 दिन के बाद संसद में प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं अन्ना हजारे को सैल्यूट करता हूं। क्या है ये कैसे ये तो एक प्रकार की बीमारी होती है बहनों भाइयों, ये परस्पर व्यवहार में इतना अंतर हो, इतना विरोधाभास हो। अब इस बीमारी को क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, डॉक्टर एस.एल. गुप्ता जानते होंगे। अब आदमी आधा घंटा पहले कुछ व्यवहार करे, आधे घंटे पहले कुछ बोले, आधा घंटा बाद कुछ बोले, इसे कौन सी बीमारी कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन है। वैसे मैं तो ये मानता हूं बीमारी इस देश की सबसे बड़ी जो है वो गरीबी है, बेरोजगारी है, और साथ ही साथ आर्थिक विषमता, आय की विषमता, यह सबसे बड़ी बीमारी है। और आप तो कल डॉक्टरों के बीच भी मैं बोल रहा था, डॉक्टर के पास कोई आता है, आप भी जाते हो तो डॉक्टर पूछते हैं आपको पहले कौन सी बीमारी हुई थी, कौन सी दवा लिए थे, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं कि आपको जो बीमारी है उसका कारण क्या है। जब कारण का पता लग जाता है तब उसके बाद वो दवा लिख देते हैं और आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। मैं आपसे पूछूं कि इस देश की यदि सबसे बड़ी बीमारी गरीबी है, बेरोजगारी है, आय की विषमता है, और इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण इस हिंदुस्तान की राजनीति में कौन है, तो आपका क्या जवाब होगा? सबसे बड़ी बीमारी का कारण कौन है? कांग्रेस है। तो बहनों भाइयों मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बीमारी का कारण क्या है यदि पता लग गया तो मैं यही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि पूरे भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बना दो और इस पूरे भारत को बेरोजगारी और गरीबी मुक्त भारत बना दो। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दिल्ली भारत की राजधानी है, भारत का दिल कहा जाता है। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, अनधिकृत कॉलोनियां, शीला जी ने पिछली बार ही कहा था कि सबको नियमित कर दिया जाएगा। फर्जी प्रमाण पत्र दे दिए गए, आज तक इन कॉलोनियों को नियमित नहीं किया गया। आधे से अधिक लोगों को पीने योग्य पानी नहीं मिल रहा है, आधे से अधिक लोगों को सीवरेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं उपलब्ध है। बिजली की कीमत 15 वर्षों में 300% बढ़ा दी गई। 1000% पानी की कीमत 15 वर्षों में बढ़ गई। क्या हो गया है? क्या ऐसी ही सरकार होनी चाहिए? आधे से अधिक जनता गरीबी में सिसक रही है इस दिल्ली में। क्या भारत की राजधानी ऐसी ही होनी चाहिए? शीला जी, हम तो आपसे उम्मीद करते थे कि भारत को एक ऐसा भारत, इस दिल्ली को आप एक ऐसा दिल्ली बना देंगी, यह हमारी दिल्ली जो भारत की राजधानी है वह सारी दुनिया में, सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत में सबसे नंबर 1 की मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में गिनी जाएगी। हमारी तो आपसे अपेक्षा यह थी, आपने क्या बना दिया। और बहनों भाइयों, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी समस्याएं हैं। देश की आन बान शान,
उस पर भी चोट पहुंचाई है। कांग्रेस की हुकूमत ने चोट पहुंचाई है। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, वहां से सेना के जवान आते हैं, हमारे सेना के जवानों की हत्या कर देते हैं, चले जाते हैं। प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। यहां तक कि पाकिस्तान की सेना के जवान आते हैं और एक की हत्या कर देते हैं और एक का शरीर कुचल डालते हैं हत्या करने के बाद, और एक का सिर धड़ से अलग करके सिर अपने साथ ले जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, सोनिया जी, सारे लोग चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। मैं सोनिया जी, प्रधानमंत्री जी दोनों से अनुरोध करना चाहता हूं, भारत के सेना के जवानों को कमजोर मत समझो। एक बार हमारे भारत के सेना के जवानों को खुला हाथ छोड़ दो। देखो, दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देखने की जरूरत कर सके। और आज इस दिल्ली की विधानसभा के चुनाव के अवसर पर भी मैं डॉक्टर एसएल गुप्ता के लिए वोट मांगने आया हूं। तो बहनों भाइयों, यह भी आपको बताना चाहूंगा कि आप जो कमल के फूल का बटन दबाकर वोट देंगे, उससे केवल डॉक्टर एसएल गुप्ता ही विधायक नहीं बनेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनको स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप लोगों ने देखा है, और उस व्यक्ति के संबंध में कह सकता हूं, एक दृष्टि है, दृढ़ संकल्प है, जिसको हमने मुख्यमंत्री के रूप में यहां प्रोजेक्ट किया है। एक दृष्टि है, एक दृढ़ संकल्प है, और सबसे बड़ी बात जो इंसान के पास होनी चाहिए, वह साफ नीयत, क्लीन इंटेंशन डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। और हमारे दिल्ली को ही नहीं, भारत को पोलियो मुक्त बनाने में भी सर्वाधिक श्रेय यदि किसी का है तो हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन का श्रेय है। और उनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया है, अवार्ड दिया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी। तो डॉक्टर एसएल गुप्ता तो आपके वोट से विधायक बनेंगे, आपका वोट डॉक्टर हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री बनाएगा। और केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 2014 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में आपका ही वोट जो डॉक्टर एसएल गुप्ता को विधायक बनाएगा और डॉक्टर हर्षवर्धन को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगा, वही कमल का फूल 2014 में नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएगा। तो बहनों भाइयों, आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आप सबसे अपील करूंगा, और इस सभा के माध्यम से समस्त अपने दिल्ली वासी बहनों भाइयों से भी विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं, भारत को बचा लीजिए। पहले भारत का दिल जो दिल्ली है उसको बचा लीजिए, उसके बाद 2014 में भारत को बचा लीजिए। और भारत को बचाने की स्थिति में इस समय यदि कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। यही अपील करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।